गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। पिछले सेक्शन में, पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा था। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था कि कैसे साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन बना, कैसे वहाँ पर सेग्रीगेशन की ज़रूरत पड़ी थी, कैसे वहाँ सेग्रीगेशन था, वहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, रंगभेदी सरकार थी वहाँ पर वाइट माइनॉरिटी के लोग थे, वहाँ पर इंडियन को कैसे देखा जाता था, कलर्ड कहा जाता था। जो साउथ अफ्रीका के नेटिव लोग थे उन लोगों को ब्लैक कहा जाता था। वाइट कम्युनिटी जो माइनॉरिटी थी वहाँ पर 25% मैंने बताया भी था आप लोग को, वो वहाँ पर रूल कर रही थी। इन्हीं सिस्टम के बारे में कि अब संविधान की जरूरत वहाँ पर क्यों पड़ी, हमने ये भी चीज़ बता दिया था आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, कि कैसे वहाँ पर आज़ादी मिली। उन लोगों ने एक लंबा स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल करने के बाद कैसे उन लोगों को इंडिपेंडेंस मिला और कैसे वहाँ पर संविधान की। चलिए आगे हम लोग आज पढ़ेंगे कि हमको संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक लिखा हुआ है, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल को फिर से एक बार हम दोहराते हैं, फिर से उसी चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे। साउथ अफ्रीका में संविधान की जरूरत क्यों पड़ी थी, एकदम से नेसेसरी था, मैंडेटरी था वहां पर। कैसे? क्योंकि गवर्नमेंट तो बनी, वहां गवर्नमेंट तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई। जब साउथ अफ्रीका में जो कॉलोनिज्म था वहां पर उपनिवेशवाद था, जब वो खत्म हुआ तो वहां डेमोक्रेटिक सिस्टम आया। डेमोक्रेटिक सिस्टम आने के बाद एक संविधान की जरूरत वहां पर पड़ती है। एक चीज आप अपने बुक के पेज नंबर 43 में आइए, चैप्टर 3 पेज नंबर 43, उसका नीचे का जो पैराग्राफ दिया हुआ है हम लोग उसी पैराग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे। यहां पर देखिए एक लाइन को मैं डिस्कस कर रहा हूं, द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज ए गुड why to understand why we need a constitution and what do constitution. The oppressor and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equals. It was not going to be easy for them to trust each other. बड़ी सुंदर बात यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है कि साउथ अफ्रीका जब आज़ाद हुआ, जब वहाँ पर इंडिपेंडेंस आया, जब आज़ादी मिली उन लोगों को, तो आज़ादी मिलने के बाद एक गवर्नमेंट फॉर्म करने की बात हुई कि एक सरकार बनेगी। सरकार जब बनेगी तो सरकार म्यूचुअल अंडरस्टैंड से, आपसी सहमति से बनेगी, यानी ब्लैक और व्हाइट इन दोनों कम्युनिटी के लोग मिलकर वहां पर सरकार बनाएंगे। दोनों एक साथ बैठेंगे। मेजोरिटी पर भी व्हाइट जो माइनॉरिटी था, ध्यान रखिएगा, व्हाइट माइनॉरिटी जो वहां पर था, मैं लिख भी देता हूं उसको, व्हाइट माइनॉरिटी कम्युनिटी जो 25% थे मात्र वहां पर, और वहां पर जो ब्लैक मेजोरिटी में थे, ब्लैक कम्युनिटी जो मेजोरिटी में थे अप्रॉक्स 75, इसमें कलर्ड लोग भी मिक्स थे 75 में। यहां पर बात हुई कि बहुमत से, मतलब मेजोरिटी के बेस पर सरकार बनेगी। मेजोरिटी के बेस का मतलब क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ रेशियल, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्ट, यानी कि ब्लैक मेजोरिटी में तो वो सरकार बना लेंगे, नहीं। बात वहां पर हुई कि इलेक्शन होगा, चुनाव होगा। चुनाव होने के बाद में व्हाइट माइनॉरिटी और ब्लैक मेजोरिटी दोनों इलेक्शन लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के बाद जिसको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, जिसको ज्यादा सीटें आएंगी, उसकी सरकार बनेगी। बात इस पर हुई। लेकिन इन दोनों को, व्हाइट माइनॉरिटी और ब्लैक मेजोरिटी, इन दोनों को एक साथ बैठ के सरकार में काम करना या कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, इन दोनों को आपसी ट्रस्ट नहीं था, म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं था। व्हाइट माइनॉरिटी को ब्लैक मेजोरिटी पर नहीं था और ब्लैक लोगों को व्हाइट लोगों पर नहीं था। कारण इसका क्या था कि व्हाइट माइनॉरिटी शुरू से वहां ऑपरेसर रही थी, मतलब ये शोषक कम्युनिटी था जो ब्लैक लोगों का शोषण कर रहा था, और ब्लैक जो मेजोरिटी थी वहां पर ये ऑपरेस्ट थे। का मतलब है कि ये लोग शोषित हुए थे, इनका शोषण हुआ था ब्लैक लोगों का। इसीलिए ब्लैक लोगों ने और व्हाइट लोगों ने दोनों एक निष्कर्ष निकाला। जैसे ब्लैक लोगों को यह विश्वास नहीं था कि जब व्हाइट अगर फिर से सरकार में आ गए,
गवर्नमेंट में अगर इनकी संख्या बढ़ गई, ये अधिक आ गए, तो कहीं फिर से ये पुराना सिस्टम रिपीट करना ना शुरू कर दें। इस बात का डर सता रहा था ब्लैक लोगों को। तो ब्लैक लोग जो थे ये चाहते थे कि नहीं भैया, आप ऐसा कीजिए कि आप जितना भी चीज पहले जो आप अपना सिस्टम लगाए हुए थे वो सारा सिस्टम खत्म कर दीजिए। व्हाइट माइनॉरिटी को भी अब डर हो रहा था, क्योंकि देश तो आजाद हो चुका था, जो कॉलोनिज्म था वहां पर वो तो समाप्त हो चुका था। व्हाइट माइनॉरिटी को डर थी कि कहीं ब्लैक कम्युनिटी जब अपने पावर में आ जाएगा, जब गवर्नमेंट में आ जाएगा, तो ऐसा ना हो कि व्हाइट माइनॉरिटी को जितना प्रिविलेज मिला हुआ है या इनकी जितनी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को सील कर ली जाए, उस प्रॉपर्टी को वो खत्म कर दे। कौन प्रॉपर्टी को ले ले? कौन ले ले? ब्लैक कम्युनिटी, ब्लैक माइनॉरिटी, ब्लैक मेजोरिटी। तो दोनों के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंड का, आपसी ट्रस्ट का अभाव था, लैक ऑफ ट्रस्ट। यहां पर यह कह सकते हैं कि दोनों में लैक ऑफ ट्रस्ट था, विश्वास की कमी थी। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। दूसरी चीज कि अब यहां पर बात आती है कि अगर व्हाइट कम्युनिटी अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है तो ऐसा रूल ला सकता है जिसमें वो कंप्लीट सारा प्रिविलेज अपना व्हाइट कम्युनिटी को दे दे, ब्लैक कम्युनिटी को कोई भी वहां पर प्रिविलेज ना मिले। इसकी समस्या थी, ये दोनों में प्रॉब्लम था। देखो आगे वही चीज इसमें बता रहा है, दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। ये दोनों क्या चाहते थे कि दोनों चाहते थे कि हमारा इंटरेस्ट बचे, मतलब हमारे हित की रक्षा हो, हमारा स्वार्थ बरकरार रहे। व्हाइट ब्लैक लोग चाहते थे कि हमको इक्वल राइट मिल जाए, इक्वल प्रोटेक्शन मिल जाए, हमको जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो नहीं रहे, वो खत्म हो जाए। जो व्हाइट कम्युनिटी के लोग थे वो चाहते थे कि हमको जो प्रिविलेज था, चलो उतना प्रिविलेज नहीं मिलेगा, हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, हम सेग्रीगेशन नहीं करेंगे, लेकिन हमको इक्वल राइट चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हमने ब्लैक के साथ किया है वही ब्लैक हमारे साथ रिपीट करे, हमारे साथ दोहराए, ऐसा वो लोग भी नहीं चाहते थे। उसके बाद देखिए इसमें दोनों के बीच बोल रहे हैं कि एक लॉन्ग नेगोशिएशन हुआ, बड़ा डिस्कशन हुआ इन दोनों के बीच कि आखिर साउथ अफ्रीका का जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा होगा। यहां पर बात हुई कि नहीं, दोनों एक साथ बैठेंगे, ब्लैक और व्हाइट, इन दोनों कम्युनिटी के लोग एक साथ बैठेंगे। एक साथ बैठने के बाद वहां पर डिस्कशन होगा। इंडिया में भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, जब भारत में भी संविधान बना, तो भारतीय संविधान बनते समय भी यही बात हुई थी, इसी चीज पर डिस्कशन हुआ था, डाइवर्सिटी के ऊपर। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि डाइवर्सिटी है। ऑब्वियसली किसी भी कंट्री में, कोई बड़ा कंट्री है, ह्यूज कंट्री अगर है, तो वहां पर डाइवर्सिटी सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्किन कलर के बेस पर डाइवर्सिटी हो सकती है कि व्हाइट और ब्लैक, ये डाइवर्सिटी ऐसा नहीं। संभव है कि वहां पर फिजिकल डाइवर्सिटी भी हो सकती है, कहीं प्लेचियो होंगे, कहीं पठारी रीजन होगा, कहीं पहाड़ी रीजन होगा, कहीं पर डिजर्ट होंगे, कहीं पर फॉरेस्ट होगा, कहीं पर आपको कोस्टल रीजन हो सकता है, अलग अलग रीजन हो सकते हैं। वहां पर समतल मैदान है, प्लेन लैंड है, तो ये सारा चीज फिजिकल डाइवर्सिटी भी हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज भी हो सकता है, रिलीजन भी हो सकता है, कास्ट भी हो सकते हैं, जेंडर तो है ही है। तो ये सारा चीज किसी भी बेस पर डाइवर्सिटी हो सकती है। यहां पर बात हुई कि सारे कम्युनिटी के लोग बैठेंगे, जो वहां पर है कलर्ड है वो भी बैठेंगे, ब्लैक लोग रहेंगे उसमें व्हाइट लोग रहेंगे, और दो सब मिलके वहां पर एक संविधान का निर्माण करेंगे, एक संविधान बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेमवर्क किया जाएगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क किया जाएगा सबके सामने, अब सबके सामने का मतलब आप लोग ये भी नहीं समझेंगे कि पूरे देश के लोग एक साथ बैठ जाएंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। कोई एक तो ऐसा जगह नहीं है, दूसरा चीज की सबको उतनी एबिलिटी नहीं है। तो इसमें होता है क्या कि एक इलेक्शन करा के, एक छोटा इलेक्शन करा दिया जाता है इनडायरेक्ट वे से, और इलेक्शन करा के इसमें से जो भी कम्युनिटी के लोग हैं उन सारे कम्युनिटी में से लोगों को इलेक्ट करके लाया जाता है, सेलेक्ट करके लाया जाता है, और उसके बाद में वो लोग एक असेंबली बनती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, और उस असेंबली में लोग बैठ के वहां पर डिस्कस करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क करने का काम करते हैं। देखो आपकी किताब में लिख रहा है कि आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन बोथ पार्टीज एग्री टू ए कंप्रोमाइज,
बहुत लंबा नेगोशिएशन होने के बाद जो दोनों पार्टीज थी ब्लैक और व्हाइट, ये कंप्रोमाइज पर बैठे, एक कंप्रोमाइज में आए लोग। क्या था ये? दी व्हाइट एग्री टू प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल एंड दैट ऑफ वन पर्सन वन वोट। यहां पर बात हुई कि इलेक्शन होगा तो वन पर्सन वन वोट, ध्यान से देखिएगा, यहां पर बात हुई कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बेस पर नहीं रहेगा, एक सिस्टम बनेगा वन पर्सन वन वोट, एक व्यक्ति एक ही वोट देने का अधिकार रखेगा, यानी कि दोनों के अधिकार की रक्षा हो गई, यानी कि जितना अधिकार ब्लैक कम्युनिटी को मिला उतना ही अधिकार व्हाइट माइनॉरिटी को मिला। उसके बाद आगे आपका आ रहा है क्या? आगे आपका आ रहा है कि they also agreed to accept some basic right for the poor and the workers. The black agreed that majority rule would not be absolute. They agreed that the majority would not be take away the property of the white minority. This compromise was not easy. यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि इनको डर था कि कहीं इनकी प्रॉपर्टी छीन ली जाए, इनको डर था, ब्लैक मेजोरिटी को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके साथ जो पहले का सिस्टम था वही सिस्टम लगा दिया जाए। अब ये इतना इजी नहीं था, ये इतना आसान भी नहीं था कि दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल ट्रस्ट कर लें, आपसी विश्वास कर लें। इवन इफ द मैनेज ऑफ ट्रस्ट ईच अदर, व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर? गुड, बहुत अच्छी बात है ये। अगर भविष्य में, चलिए यहां बात हो रही है विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर बात हो रही है म्यूचुअल अंडरस्टैंड की कि संविधान नहीं है और ये दोनों एक दूसरे पर विश्वास कर लें। स्टूडेंट्स, ये इजी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? यहां पर ये बता रहा है कि संविधान अगर नहीं रहेगा, चलिए एक क्षण के लिए कि व्हाइट और ब्लैक ये दोनों कम्युनिटी विश्वास कर लें कि हाँ ये हम ब्लैक लोग हमारे प्रॉपर्टी नहीं लेंगे, ब्लैक मान लें कि नहीं व्हाइट जो कम्युनिटी होगा, व्हाइट कम्युनिटी कभी भी हमसे पिछले वाला सेग्रीगेशन का सिस्टम नहीं लाएगा। इसकी क्या गारंटी है कि भविष्य में यही ट्रस्ट बना रहेगा, या भविष्य में कभी भी व्हाइट कम्युनिटी के लोग ऐसा नहीं करेंगे जैसा पहले करते थे? ब्लैक लोग पावर में आने के बाद एक प्रॉपर वे में रहेंगे, इसका क्या भरोसा है? कौन विश्वास करेगा? पावर तो वैसे भी खराब चीज होती है, जैसे पावर आएगा किसी के भी हाथ में, ये इतिहास है, इसका पूरा हिस्ट्री है पूरे वर्ल्ड का। आज भी हम लोग देखते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में पावर आता है कि वो अपनी सुपरमेसी दिखाने का प्रयास करने लगता है, वो अपनी मोनोपोली जरूर करना चाहेगा, थोड़ा अंतर डिफरेंसेस जरूर आता है। संभव था कि ब्लैक के हाथ में जब पावर आ जाता, चूंकि ब्लैक मेजोरिटी में थे, इलेक्शन जब होता तो उनकी सरकार बनती, निश्चित था वो नेटिव लोग थे, तो वहां पर अगर ब्लैक लोग गवर्नमेंट में आते तो इसका क्या मतलब था कि ये कभी भी ऐसा नहीं करते। अब उसके बाद बात आती है क्या कि अगर गवर्नमेंट बन गई, चलिए हम इस बात को यहीं छोड़ते हैं कि दोनों में म्यूचुअल ट्रस्ट की क्या गारंटी है। अब बात आती है कि सरकार बनने की। सपोज कीजिए कि ब्लैक या व्हाइट दोनों में से किसी भी एक की गवर्नमेंट बन जाती है या दोनों को मिलकर गवर्नमेंट बनती है। ऑब्वियसली अगर ब्लैक मेजोरिटी में है तो हम लोग गेस कर सकते हैं, श्योर नहीं किया जा सकता है, हम लोग गेस कर सकते हैं कि ब्लैक मेजोरिटी में है तो सरकार ब्लैक की ही बनेगी, क्योंकि ये ज्यादा संख्या में सरकार बन गई तो इसके पावर को कंसंट्रेट कौन करेगा, इसके पावर को लिमिट कौन करेगा? सवाल ये भी उठता है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर ब्लैक मेजोरिटी में कोई गवर्नमेंट में आ गया तो गवर्नमेंट में आने के बाद वो अपनी मोनोपोली नहीं चलाएगा, इसकी लिमिट, इसका लिमिट इतना ज्यादा हो जाएगा कि इसको जो मन में आएगा वो करेगा, जो चाहेगा वो करेगा। तो इसके पावर को, गवर्नमेंट के पावर को लिमिट कौन करेगा? दूसरी चीज है, पावर को लिमिट करने के बाद हम लोग देखेंगे क्या कि इसमें अगर मान लो कि सरकार बनी, उसने ऑफिशियल्स बनाए, डिप्यूट किए, ऑफिशियल्स डिप्यूट करने के बाद उस ऑफिशियल्स के पावर को लिमिट कौन करेगा? सिटीजन के राइट को कौन बताएगा?
कि सिटीजन का क्या राइट है। एक बार आप इमेजिन करके देखिए, किसी भी देश में कोई एक ऐसा कंट्री है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, लिखित है ही नहीं, तब तो इसका मतलब कि वहां पर जो जिसके मन में आएगा वही करेगा। एक ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि अराजकता चारों तरफ फैली रहेगी, करप्शन ही करप्शन होगा, मतलब किसी को कोई लिमिट नहीं रहेगा। सपोज कीजिए इंडिया, तो इंडिया में आज हम लोग अगर ट्रैफिक रोड पे चल रहे हैं तो हम जानते हैं कि अगर किसी को एक्सीडेंट कर देते हैं या कहीं किसी तरह का किसी के साथ दुर्व्यवहार कर देते हैं, या हमको अगर ट्रैफिक पुलिस कहीं रोकता है तो उसको हम उस लॉ को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि इस लॉ को तोड़ने की एक सजा मिल सकती है। मेरा चालान कट सकता है, मुझे अर्थदंड जो दिया जा सकता है, मुझे जेल भी हो सकती है, उसके लिए भी कुछ लिमिट है। हम जानते हैं कि किसी को अब्यूज करना, गाली देना या किसी की हत्या कर देना या किसी तरह का अपराध करना, उसकी भी एक सजा है, उसके लिए भी एक सजा संविधान ने तय कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज मुझे पता है। दूसरा चीज हमको ये पता है कि हमारे फंडामेंटल राइट क्या है, हमारे मौलिक अधिकार क्या है। अगर हमारे साथ कहीं गलत होता है तो हम जानते हैं कि हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, कानून के अंदर हम जा सकते हैं वहां पर और हम अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। ऐसा कैसे संभव है? ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि हमारे देश में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक लिखित संविधान है जो चीज बताता है हमको, वो सारी चीजें बताता है हमको, और उसी से हमने ये जाना। अगर किसी देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो ही नहीं तो किसके पास कितना राइट है, सिटीजन को कितना राइट है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को कितना पावर है, गवर्नमेंट को कितना पावर है कि वो कौन सा डिसीजन ले सकती है, कौन सा डिसीजन नहीं ले सकती है, कौन से अधिकार उसके हैं, क्या काम वो करती है तो सिटीजन के राइट का वायलेशन माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा, कौन से उसके काम है जो बेटर माने जाएंगे, कौन सा उसका लिमिट होगा, ये सारा चीज कौन तय करेगा? ये सारा चीज करना किसका काम है? कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, वो तय करता है। इसलिए संविधान की जरूरत पड़ती है। मतलब कि किसी भी कंट्री में डाइवर्सिटी हो सकती है, जस्ट लाइक इंडिया। इंडिया में देखिए बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है ऑन द बेसिस, हमने पीछे भी बताया था इसको, कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, फिजिकल, आप देखिए फिजिकल फीचर के बेस पर, बहुत सारे लैंग्वेज के बेस पर, कल्चर के बेस पर, बहुत सारी डिफरेंसेस है, डाइवर्सिटी है। वहां पर भी संविधान का होना जरूरी है, क्योंकि संविधान अगर कोई बेटर कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो डाइवर्सिटी को भी यूनिटी में कन्वर्ट करता है, वहां पर ट्रस्ट ऑफ, डिग्री ऑफ ट्रस्ट प्रमोट करता है, बनाता है, वो विश्वास कायम करता है, और ये काम संविधान ही करता है। उसके अलावा और भी चीज हम लोग देख सकते हैं। आज अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड में, कंटेम्पररी वर्ल्ड में अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स आज देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम वैसी कंट्रीज जो डेमोक्रेसी है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है निश्चित। अब इसमें एक बात आती है कि ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि हर देश में संविधान हो या हर डेमोक्रेसी, हर वैसा देश, ईच एंड एवरी वैसा कंट्री जहां कॉन्स्टिट्यूशन है वहां डेमोक्रेसी है, ये जरूरी नहीं है। कोई भी देश जहां कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन फॉर्म में है, वो कंट्री डेमोक्रेसी हो ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन वैसा जितनी कंट्री, वर्ल्ड की जो भी कंट्रियां जहां पर डेमोक्रेसी है वहां कॉन्स्टिट्यूशन है निश्चित। फिर से मैं बता देता हूं, वैसी कंट्री जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जरूरी नहीं है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री हो, लेकिन वैसी जितनी कंट्रीज जो डेमोक्रेसी है, जहां पर डेमोक्रेसी चलती है, उस जगह पर कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तय है, ये निश्चित है। अब आइए आप अपने बुक में पेज नंबर 44 राइट हैंड साइड का पैराग्राफ देखिए, जो एक्टिविटी के नीचे से स्टार्ट हो रहा है। 10 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री, यहां पर बताएगा कि अब संविधान हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसको पॉइंट आउट किया है। स्टूडेंट्स ये रिमेंबर करना है, आपको ये याद रखना है। आप ध्यान दीजिए यहां पर कि जो यहां पर 4 उसके काम बताए गए हैं कि संविधान क्यों जरूरी है, इन चीजों को आपको याद रखना है, रिमेंबर कर लेना है। देखिए मैं इसको पढ़ के बताता हूं। 10 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज ए सेट ऑफ रिटन रूल्स
दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपुल लिविंग टुगेदर इन ए कंट्री। संविधान नियमों का सेट ऑफ रूल्स, रिटेन है ये, यानी कि नियमों का संग्रह है जो लिखित फॉर्म में है और वो हर एक व्यक्ति के द्वारा स्वीकृत है, ये जरूरी है। संविधान तो हम तो वैसे भी कह सकते हैं, हमने ये चीज लिख दिया, ये संविधान हो गया। गवर्नमेंट आई, उसने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। जो गवर्नमेंट आई, हर 5 साल पर सरकार बदलनी है, नई सरकार आती है, नया रिटेन डॉक्यूमेंट ला दिया, वो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया? नहीं, संविधान वो नहीं है। संविधान लिखित है और संविधान वहां के जनता के द्वारा, उस देश की जनता के द्वारा, सिटीजन के द्वारा, ईच एंड एवरी पर्सन के द्वारा एक्सेप्टेड है, स्वीकृत है। हमारे देश में अगर संविधान है तो वो संविधान इसलिए है क्योंकि उसको हमने एक्सेप्ट किया है। बहुत सारा ऐसा कंट्रीज है जहां पर संविधान बना, ऐसा कोई साउथ अफ्रीका का यूनिक केस नहीं है कि साउथ अफ्रीका ने आजाद होने के बाद, इंडिपेंडेंट होने के बाद वहां पर संविधान लाया। ये कोई यूनिक केस नहीं है दुनिया में, कोई अचंभा नहीं है कि सबसे पहले पूरे वर्ल्ड का वही ऐसा कंट्री था जो ऐसा किया। नहीं, मैक्सिमम कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने आजाद होने के बाद वो संविधान लाए, लेकिन बहुत सारा ऐसा कंट्री है जिसका संविधान कई बार बदला गया, लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मैं नाम रख के एग्जांपल आपको बता दे रहा हूं, जस्ट लाइक बेल्जियम। बेल्जियम में भी संविधान बना था, वहां पर भी, लेकिन उस संविधान को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकृत नहीं किया। उस संविधान में मेजर अमेंडमेंट लाए गए, 4-4 बार अमेंडमेंट लाया गया था, बदलाव उसमें लाया गया था ताकि उस संविधान को लोग एक्सेप्ट कर सके, और बाद में जब लोगों ने एक्सेप्ट किया तब उसको प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन माना गया। आज आप श्रीलंका का केस उठा के देख लीजिए, वहां के संविधान को भी वहां के एक स्पेशल जो स्पीकर्स हैं, लैंग्वेज स्पीकर्स हैं तमिल, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे लिए ये बेटर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। आपको करंट में शायद याद होगा, बचपन में थोड़ा अभी छोटे होंगे तब आपको केस याद होगा नेपाल का। नेपाल में जब संविधान लागू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो वहां के मैक्सिमम लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। एक्सेप्ट जो वहां के पहाड़ी लोग थे उन लोगों को छोड़कर, जो वहां के मधेसी लोग थे उन लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया। 1.5-2 साल वहां रिवॉल्यूशन होते रह गया, चारों तरफ प्रोटेस्ट। उसके बाद में आपको मार्च, रैलियां, स्ट्राइक, सभी तरह डेमोन्स्ट्रेशन लोगों ने किया। बहुत सारी रैलियां निकाली गई संविधान के विरोध में कि ये संविधान हमारे लिए बेहतर नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं संविधान लागू हो गया तो सबने उसको एक्सेप्ट ही कर लिया। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है कि भारतीय संविधान आज दुनिया का सबसे अच्छा संविधान माना जाता है, एक बेटर कॉन्स्टिट्यूशन की श्रेणी में आता है, इसको रखा गया है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसको बनने के बाद, लागू करने के बाद, इसमें मैक्सिमम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये कहते हैं कि 100% लोग भारतीय संविधान को स्वीकृत करते हैं। बहुत सारे लोग आरोप भी लगाते हैं कि नहीं, भारतीय संविधान बहुत बेहतर नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वो माइनॉरिटी में है, उनकी संख्या बहुत ही कम है वैसे लोगों की। मेजोरिटी में लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बेटर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वही बात यहां पर आ रही है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है जो सेट ऑफ रूल्स हो, रिटेन हो, और रिटेन होने के साथ साथ वो लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाए, स्वीकार किया जाए। आगे देखिए क्या करा है, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइन द रिलेशन अमंग पीपुल लिविंग इन द टेरिटरी एंड आल्सो द रिलेशन बिटवीन द पीपुल एंड गवर्नमेंट। बोल रहा है कि संविधान का इतना ही काम नहीं है, संविधान एक देश का, किसी भी कंट्री का सुप्रीम लॉ होता है, सबसे बड़ा। संविधान के आगे कुछ भी नहीं होता है। मोनार्की सिस्टम जहां पर है, राजतंत्र है, तो राजतंत्र में कहा जाता है कि किंग इज एबव द लॉ, राजा कानून के ऊपर है। जो चीज उसके मुंह से निकल गया वही कानून है। जिस चीज को वो चाहे बदल सकता है, अमेंड कर सकता है, उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन बेटर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा जाएगा। किसी भी डेमोक्रेटिक के अंदर, जो डेमोक्रेसी जहां पर है, वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन उस देश का सुप्रीम लॉ होता है। सबसे बड़ा नियम, सबसे बड़ा कानून, सबसे बड़ी विधि वही होती है, संविधान ही होती है। संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद में बता रहा है कि ये जनता के आपसी, यानी कि किसी भी कंट्री के सिटीजन के आपसी संबंधों की व्याख्या करता है, उसको बताता है, और साथ साथ सरकार यानी गवर्नमेंट और पीपुल, इन दोनों के बीच के रिलेशन को भी ये बताता है, उसको इलैबोरेट करता है, उसकी व्याख्या करता है। कौन? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ए कॉन्स्टिट्यूशन डज मेनी थिंग्स
स्टूडेंट्स इसी चीज को मैंने कहा था आपको कि याद करना है, इसको आप पॉइंट आउट करते जाइए, इसको हाईलाइट कर दीजिए आप। फर्स्ट यहां पर बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या करता है, तो इसमें सबसे पहला इट जनरेट ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेट दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपुल टू लिव टुगेदर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई। ये एक बोल रहा है कि डिग्री ऑफ ट्रस्ट क्रिएट करता है, मतलब कि विश्वास पैदा करता है डिफरेंसेस में, डाइवर्सिटी में, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी में, और इसलिए डिग्री ऑफ ट्रस्ट क्रिएट करने का कारण है या उसका फायदा है कि डिफरेंट कम्युनिटी के लोग डिफरेंसेस होने के बावजूद भी वो लोग एक साथ रह सके, मिलजुल के साथ साथ रह सके। ये चीज ये क्या हुआ, ये आपसी मतलब डाइवर्सिटी में भी यूनिटी क्रिएट करने की बात हो गई कि ये एक ऐसा विश्वास देता है कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक साथ रह सकें। जैसा साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद व्हाइट कम्युनिटी और ब्लैक कम्युनिटी या कलर्ड या दूसरे जो लोग वहां पर थे वो सभी एक साथ समान भाव से समान रूप से रह सकते थे। इसी चीज के बारे में बता रहा है। सेकंड it specify how the government will be constituted, who will have power to take which decision। ये अभी मैंने कहा था कि सरकार अगर बन गई तो सरकार अपनी मोनोपोली नहीं करेगी, इसकी क्या गारंटी है? सरकार के पावर को लिमिट्स कौन करेगा, सरकार के कितने पावर होंगे इसको कौन बताएगा? यहां पर देखिए बता रहा है कि इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूटेड। ये भी बताता है कि सरकार कैसे बनेगी, सरकार कैसे बनेगी। और दूसरी चीज हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन, किसके पास कितनी शक्ति है, कितना पावर है कि कौन से लोग कौन सा डिसीजन ले पाएंगे, कौन सा लोग कौन सा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इस बात को भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। थर्ड, it lays down limit on the power of the government and tell us what the right of the citizen are। दो चीज बताया, संविधान ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो बताता, जो गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करता है, यानी कि गवर्नमेंट चाहे किसी की भी बने, किसी भी कम्युनिटी किसी भी ग्रुप की बने, ये कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के पावर को लिमिट कर देती है कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। साथ में वो ये भी बताता है कि सिटीजन के क्या क्या राइट्स हैं, उसके किस राइट का वॉल्यूशन नहीं किया जा सकता है और कौन सा सिटीजन का ऐसा काम है जो उसका अधिकार नहीं कहलाता है, जो उसका राइट नहीं होता है। ये सारी चीजों को भी संविधान ही बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। क्लियर? आगे आ रहा है फिर हमारा फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस the aspiration of the people about creating a good society। ये साथ साथ देखो क्या बता रहा है, इट एक्सप्रेसेस द एस्पायरेशन ऑफ द पीपुल, ये लोगों के विचारों को भी व्यक्त करता है ताकि लोग एक साथ मिलके एक साथ रह सकें। इस बात को भी एक गुड, एक बढ़िया अच्छा समाज का निर्माण कर सके, इसके लिए भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही वर्क करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही समझाता है। ये चारों कॉन्स्टिट्यूशन के मेन काम है। पहला क्या था कि इट जनरेट ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड coordinate that is necessary for different kind of people to live together। Second, it specify how the government will be constituted, who will have power to take which decision। Third, it lays down limit on the power of the government and tell us what the right of the citizen are। And fourth, it expresses the aspiration of the people about creating a good society। नेक्स्ट इसी में एक दिया है कि all countries that have constitution are not necessarily democratic। मैं ये समझा चुका हूं पहले आप लोगों को कि आज जितने भी देश हैं अगर वो डेमोक्रेसी हैं तो डेमोक्रेसी में ये जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेसी में वो जरूरी नहीं है कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन आज जितने भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन है वो जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेटिक हो, बट आज जितने भी ऐसे कंट्री जो डेमोक्रेटिक है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है, निश्चित रूप से है। स्टूडेंट्स आगे हम लोग इसमें टॉपिक में पढ़ना है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे हम लोग इस चीज पर चर्चा करेंगे कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए
बहुत अच्छा टॉपिक है। यहां से हम लोग को पता चलेगा कि भारत का संविधान कब, कैसे, किन परिस्थितियों में बनना शुरू हुआ, किन परिस्थितियों में ये बनना चालू हुआ था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी हम लोग इसके द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के रास्तों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे संविधान बनना शुरू हुआ, कौन कौन से लोग थे इसमें, कितने लोग थे, किस किस रीजन के थे, इन सभी चीजों को हम लोग को जानना है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसमें अगले क्लास में इस चीज को देखेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान कैसे बना, किन परिस्थिति में बना। काफी इंटरेस्टेड चैप्टर है। कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में मैं इस चीज को बहुत ही अच्छे से इलैबोरेट करूंगा। आप लोग इसको प्लीज आप वॉच करते रहिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बट स्टडी नहीं छोड़िए, रिदम टूट जाएगा, उसको कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू वॉच कीजिए वीडियो। आपके हर सब्जेक्ट के वीडियोस आ रहे हैं, जहां भी प्रॉब्लम है वहां आप कॉल कर सकते हैं, नंबर उस पर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर, आप उस सब्जेक्ट टीचर से अपने कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहां प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।